हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि हम पहले से पढ़ा रहे हैं लगातार, वैसे फिजिक्स जो है, फिजिक्स के नोट्स हैं हिंदी में 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यह वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ब्रह्मांड में द्रव्यमान युक्त सभी वस्तुओं में, माने जिनमें जिनमें द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल लगता है उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल अगर है तो गुरुत्वाकर्षण बल है। प्रकृति में सबसे अधिकतम दूरी तक लगने वाला अगर बल है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो नोट में यहाँ पर देखेंगे, यह सबसे कमज़ोर बल है या क्षीण बल है, यानी ये हमको आभास नहीं होता है लेकिन ये बल है। यह एक आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है। नंबर 3, इसके बारे में सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने दिया है। नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। क्योंकि जो नाभिक मतलब परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक के अंदर जो बल लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो बांधे रखता है, उसको नाभिक बल कहते हैं। नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्व बल क्या होता है। गुरुत्व बल क्या होता है? जब पृथ्वी के द्वारा किसी अन्य द्रव्यमान युक्त वस्तुओं पर बल आरोपित करके अपनी केंद्र की ओर खींचती है तो उस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल का मतलब है कि पृथ्वी मतलब किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है तो जिस बल से खींचती है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उसी वस्तु को खींचेगी जिसमें द्रव्यमान होगा, और कोई भी वस्तु उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। वर्षा की बूंदों को नीचे गिरना, ये किसके कारण हो पाता है संभव? तो ये गुरुत्व बल के कारण हो पाता है। सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह गति करते हैं तो ये करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये सब अरुण वरुण ये सभी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन वर्षा के बूंदों का ज़मीन पर आना, पृथ्वी पर आना, ये गुरुत्व बल होता है। क्योंकि वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो अन्य ग्रहों पे ना जा करके पृथ्वी पे आ रही हैं। इसका मतलब पृथ्वी क्या कर रही है? उनको अपनी ओर खींच रही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो पाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण बल। वर्षा की बूंदों का पृथ्वी पर गिरना, ये गुरुत्वीय बल। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ध्यान रखेंगे, सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसमें। ठीक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था तो ये भी जानेंगे। यदि कोई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 या m2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, यदि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, ये ध्यान रखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, इसके अनुसार दो द्रव्यमान युक्त पदार्थों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पदार्थों का द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक ही बात होती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से समीकरण बनेगी। यह समानुपाती m1 m2/r², समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर g एक नियतांक लगाएंगे, जिसको जो है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक सेकंड, F गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर F गुरुत्वाकर्षण बल है और G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 m2 मास है, r वस्तुओं के बीच की दूरी है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या होता है। देखेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा था F = gm1m2/r²,
और देखो डब्लू बराबर क्या होता है mg, डब्लू बराबर क्या होता है mg। समीकरण 1 को 2 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा g m1m2 बटे आर स्क्वायर, और इनको मतलब बराबर करेंगे, एक मिनट। तो यहाँ इसको जब बराबर करेंगे, क्योंकि भाई फोर्स ये भी एक फोर्स ही है, एफ बराबर एम जी। देखो एफ बराबर क्या होता है एम ए, और ए ना करके एम जी हो जाएगा जब ये भार हो जाएगा वेट। तो इसको जब बराबर करेंगे तो भाई एम जीरो से एम जीरो कट जाएगा, बचेगा एम ई। तो जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। एम ई क्या है, पृथ्वी की द्रव्यमान है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्मॉल जी का मान देखो फार्मूला ही कहता है जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और किस पे, त्रिज्या पे, मतलब दूरी पर। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु को समान इकाई ऊंचाई से गिराने पर वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों वस्तु पर स्मॉल जी का मान समान लगता है। कहता है निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को समान ऊंचाई से जब गिराओगे, एक चाहे मतलब एक ज़्यादा वजन हो एक कम वजन हो, अगर दोनों को साथ गिराओगे तो पृथ्वी पर वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि दोनों वस्तु पर स्मॉल जी का मान बराबर लगता है। हवा की उपस्थिति में अलग अलग द्रव्यमान को एक समान ऊंचाई से, हवा की उपस्थिति में अलग अलग द्रव्यमान की एक समान ऊंचाई से गिराने पर भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, क्योंकि हवा वस्तुओं की गति का विरोध करती है। अगर हवा में फेंकोगे तो क्या होगा, भारी वस्तु पहले गिरेगी। निर्वात में फेंकोगे तो दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगी, ये हमको ध्यान रखा है। हवा की उपस्थिति में फेंकोगे तो एक साथ गिरेंगी, लेकिन निर्वात में फेंकोगे तो जो है साथ साथ गिरेंगी। और हवा में फेंकोगे तो भारी वस्तु पहले गिरेगी, हल्की वस्तु बाद में गिरेगी। यहाँ पे बताया भी गया है डायग्राम के माध्यम से कि एक 50 किलो की है, एक 80 किलो की। अगर हवा की उपस्थिति है तो ये 80 किलो वाली पहले गिरेगी और ये 50 किलो वाली बाद में, लेकिन अगर निर्वात है तो दोनों साथ साथ ही गिरेंगी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर देखेंगे तो पहला अंतर यह है, यह सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यह गुरुत्वीय त्वरण है। ये जी का मान पूरे ब्रह्मांड में समान होता है, जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर जी का मान जितना होगा तो चंद्रमा पर उसका छठा हिस्सा रह जाता है। और पृथ्वी पर भी विषुवत रेखा पर जी का मान अधिक होता है, ध्रुवों पर जी का मान, देखो फार्मूला क्या कहता है, जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। जहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। अच्छा, तो देखेंगे विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और यहाँ ज़्यादा होगा, ध्रुवों पर ज़्यादा होगा। ठीक, तो कैपिटल जी का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी एक अदिश राशि, गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि, जबकि स्मॉल जी सदिश राशि है, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पे देखो बताया भी गया है, विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है और ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा कह लीजिए चाहे भूमध्य रेखा। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, पोल पे अधिकतम होता है। स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही, एवं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ये भी सही। जी का मान पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है, अर्थात पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान, अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान घटता है और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। यानी जब पृथ्वी घूर्णन करती है, तेज़ी से घूमेगी तो स्मॉल जी का मान घटेगा, और अगर धीरे धीरे घूमेगी तो बढ़ेगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति का मान 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो जी का मान भूमध्य रेखा पर 0 हो जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति का मान 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो स्मॉल जी का मान
विषुवत रेखा पर शून्य हो जाएगा, बिल्कुल ही मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो ध्रुव को छोड़कर सभी जगह जी का मान बढ़ेगा। यदि पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो जी का मान बढ़ेगा कहाँ, ध्रुव को छोड़ करके और सभी जगह पर बढ़ेगा। भार एवं द्रव्यमान में अंतर देखेंगे तो एक तरफ द्रव्यमान लिख लेंगे मास, एक तरफ भार लिख लेंगे। भार का फार्मूला W बराबर mg होता है और मास तो केवल m होता है। तो यहाँ पर जैसे वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा को, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार, जब किसी वस्तु को पृथ्वी जितना बल लगाकर अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जितना बल लगाकर अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को हम लोग वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान इसे तराजू से मापा जा सकता है, भार इसे कमानीदार तुला से मापा जाता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह एक समान होता है, भार का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। यहाँ पर लिखा है जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर जी का मान 1/6 होता है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा पर जो मान होता है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। जैसे पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर उसका छठा हिस्सा 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर अंतरिक्ष में शून्य होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर तथा अंतरिक्ष में शून्य होता है। केंद्र में भी शून्य और अंतरिक्ष में भी शून्य होता है स्मॉल जी का मान। यहाँ भी हम लोग और देखेंगे टॉपिक, ये पहले आप लोग याद कर लीजिए। स्मॉल जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर जी का मान 1/6 होता है और दूसरा पॉइंट जी का मान पृथ्वी के केंद्र में शून्य हो जाता है और जी का मान जो है अंतरिक्ष में स्पेस में भी शून्य हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट भार यानी कि वेट। एक तरफ है आभासी भार, एक तरफ है वास्तविक भार, एक तरफ है अप्रेंट वेट, एक तरफ है रियल वेट। अब देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल वेट। तो आभासी भार, जब किसी वस्तु पर पृथ्वी के अलावा कोई अन्य बल कार्य करता है तो उस समय वस्तु के उस भार को हम लोग आभासी भार कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी तो बल लगाती है, उसके अलावा कोई अन्य बल कार्य करता है तो उस समय वस्तु का उस भार को हम लोग आभासी भार कहते हैं। दूसरा वास्तविक भार, जब किसी वस्तु पर केवल पृथ्वी के द्वारा बल लगाया जाता है तो उस समय वस्तु के भार को वास्तविक भार कहते हैं। जैसे अपने आप को तराजू में तौलना तो वो वास्तविक भार आएगा, और कोई उस व्यक्ति पर को दबा रहा हो और तराजू पे बैठा हो तो उसको हम लोग आभासी भार कहते हैं। लिफ्ट से संबंधित समस्याएं अब हम लोग देखेंगे। केस फर्स्ट, जब लिफ्ट पृथ्वी पर विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट चल ना रही हो, विरामावस्था में हो, तो वास्तविक भार और आभासी भार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस समय वास्तविक भार और आभासी भार दोनों बराबर होंगे। केस सेकंड, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी, जब त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी तो आभासी भार ज़्यादा लगेगा, वास्तविक भार से आभासी भार ज़्यादा लगेगा। यानी अपने आप को आप लोग वजन महसूस करोगे, यानी भार बढ़ेगा। W बराबर mg होता है तो उसमें बल जो बाहर से लग रहा है यम है वो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा यम बाहर g प्लस ए, यानी टोटल मिला के भार बढ़ेगा। यानी दो बल काम करेंगे, एक तो भार और एक तो बल, यानी mg और ma दो बल कार्य करेंगे। और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही होगी तो आप भारहीनता महसूस करेंगे, यानी भार घटेगा, यानी वास्तविक भार बढ़ जाएगा, आभासी भार कम हो जाएगा और उसमें ये घट जाएगा, यानी mg माइनस ma, क्योंकि नीचे आने पर त्वरण घटेगा, ऊपर जाने पर त्वरण बढ़ेगा किसी वस्तु के। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति कर रही होगी, जब एक समान गति से होगी तो त्वरण क्या होगा, 0, यानी फिर mg का mg ही रह जाएगा, ma हो जाएगा 0। तो mg यानी भार अपवर्तित रहेगा, भार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो लिफ्ट जब एक समान वेग से ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही हो तो वह कोई भी भार अपवर्तित नहीं होगा, W बराबर mg ही रहेगा। लेकिन जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, भार बढ़ेगा, यानी जुड़ जाएगा, लेकिन नीचे आएगी तो भार घटेगा।
जब लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही हो और अचानक से रस्सी टूट जाए, ऊपर जा रही हो तो रस्सी टूट जाए, चाहे नीचे जा रही हो तो रस्सी टूट जाए, तो भी क्या होगा, तो एम जी माइनस एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पर एम जी माइनस एम जी यानी जो एम ए लग रहा था वो भी जी में बदल जाएगा और जीरो हो जाएगा, यानी भार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल ही भार आपको जीरो लगेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो क्या होगा, नीचे आ रही होगी तब व्यक्ति लिफ्ट के ऊपरी सतह से टकरा जाएगा। तब व्यक्ति लिफ्ट के ऊपरी सतह से टकरा जाएगा। जब लिफ्ट नीचे आ रहा हो और ए का मान बड़ा हो, जी का मान कम हो, तो व्यक्ति ऊपरी सतह से टकरा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उपग्रह के बारे में। अब हम यहाँ पर उपग्रह के बारे में जानेंगे। कुछ होते हैं नेचुरल उपग्रह और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल उपग्रह। तो यहाँ पर जैसे चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी पर से छोड़े जाते हैं, एक होते हैं तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह, एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह, एक होते हैं पोलर सैटेलाइट, एक होते हैं जियो स्टैटिक सैटेलाइट यानी जो भू स्थिर होते हैं, और एक ध्रुवीय उपग्रह होते हैं जो ध्रुवों पर से छोड़े जाते हैं। भू यानी जियो स्टेशनरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसे पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर या लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है, यानी पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है, जैसे कि कह लीजिए एजूसेट वगैरह। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, जिधर से पृथ्वी गति करती है। ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट इसे पृथ्वी से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। इसका आवर्तकाल 100 मिनट होता है। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 100 मिनट। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में गति करता है, यानी ये जैसे पृथ्वी है तो ये पोलर की दिशा में चक्कर लगाएगा, और ये जियो सैटेलाइट वो इस तरह से चक्कर लगाएगी। तो ये तो 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। इसका आवर्तकाल 100 मीटर होता है। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में गति करता है, नॉर्थ टू साउथ जो है गति करता है। इसका उपयोग दूरदर्शन प्रसारण में, नेविगेशन में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। जियो स्टेशनरी का पृथ्वी पर सूचनाएं देने के लिए दूरदर्शन प्रसारण में, नेविगेशन में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में उपयोग। इसका उपयोग सुदूर संवेदन में, पर्यावरण के अध्ययन में, सुदूर संवेदन में पर्यावरण का अध्ययन करने में, ये पोलर सैटेलाइट। उपग्रह का कक्षीय वेग हम लोग देखेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, V0 बराबर √GME/r, GME/r, इसको हम लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग। ये तो याद ही करना है, V0 बराबर √GME/r। आगे देखते हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अलग अलग द्रव्यमान वाले उपग्रहों को एक ही कक्षा में रखा जाए तो उनका कक्षीय वेग समान होगा। उपग्रहों के कक्षीय वेग पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, लेकिन कितने द्रव्यमान का कौन है ये उस पर निर्भर नहीं करता है। केंद्र अंतरिक्ष में G बराबर 0 होता है। प्लायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, ये होती 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी तो वह पृथ्वी से बाहर पलायन कर जाएगी। पलायन वेग क्या होता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर की ओर जिस वेग से फेंका जाता है, जिसके बाद वह वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, तो उस वस्तु का उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। उस वस्तु के उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर फेंक पाते हैं तो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, उसका गुरुत्वाकर्षण रोक नहीं पाएगा। अगला चंद्रमा पर पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अगर इतनी स्पीड से चंद्रमा से कोई चीज़ को फेंक दोगे तो चंद्रमा पे वापस नहीं आएगी। सूर्य का पलायन वेग है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 42 किलोमीटर अगर फेंक दोगे तो सूर्य पर से कोई चीज़ वापस नहीं आएगी। अब देखेंगे केपलर के ग्रही गतियों के नियम। पहला, केपलर
के ग्रहों का प्रथम नियम, इसको हम लोग कक्षाओं का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रहकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक बिंदु पर फोकसित है, इसे ही कक्षाओं का नियम कहते हैं। यानी सूर्य अपनी जगह रुका रहता है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसे हम लोग कक्षीय का नियम कहते हैं। केपलर का दूसरा नियम, जिसको हम लोग ग्रहों का नियम या क्षेत्रफल का नियम, नियत क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को तय करता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसमें जैसे आप एक मिनट में इतना क्षेत्रफल तय किया, तो अगले मिनट में मान लिया इधर इतना कर दिया, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर ही रहेगा। तीसरा, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों के द्वारा एक चक्कर में लगने वाले समय का वर्ग सूर्य एवं ग्रहों के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये टॉपिक साथियों एंड होता है। मिलते हैं आप सभी से, इनके PIQ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए।